अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 चैप्टर 3 अब्बासी के नए लेसन के साथ मैं हूँ आपकी हिस्ट्री टीचर एंड टुडे इज़ 29 अप्रैल 2021 एंड डे इज़ थर्सडे। आई होप कि हमने जो प्रीवियस वीडियो लेसन्स अपलोड किए हैं आपने वो वॉच किए हैं और रिटर्न वर्क जो है वो भी किया है। जो रिटर्न वर्क आप करेंगे वो आपसे कलेक्ट किया जाएगा, आपसे मंगवाया जाएगा और उसको चेक भी किया जाएगा फिज़िकली। इसलिए मेक इट श्योर कि आप रिटर्न वर्क की वीडियोस केयरफुली वॉच करें और अपने रिटर्न वर्क को भी कंप्लीट करें। सो आज की जो हमारी वीडियो है ये चैप्टर 3 जो कि हम इससे पहले एक वीडियो में इसको पढ़ चुके हैं, इसका रिमेनिंग पार्ट आज हम पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा कि अब्बासिद जो है बेसिकली इंग्लिश में अब्बासिद कहते हैं और उर्दू में अब्बासी कहते हैं। अब्बासी एक डायनेस्टी थी जो कि हज़रत इब्न अब्बास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे जो छोटे चचा थे इब्न अब्बास, ये उनके इब्न अब्बास उनके नस्ल से ये लोग थे। अपना जो है वो फोर फादर्स में से हज़रत अब्बास को बताते हैं, इसलिए इन्होंने अपना नाम अब्बासिद रखा है। इब्न अब्बास की नस्ल से हैं ये, जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यंगेस्ट चचा थे। और इनकी जो डायनेस्टी है इसने ये थी 750 till 1258 CE। लेकिन इसने जो अपना पीक टाइम जो अरूज देखा है दैट इज़ फ्रॉम 750 till 900 CE। मीन्स स्टार्ट से लेके 900 तक दिस वाज द लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ वर्ल्ड दैट टाइम। और इस एम्पायर को इनके ना सिर्फ नेबर्स इसकी पावर को मानते थे बल्कि दूर तक चाइना और इंडिया वगैरह में भी इनकी जो है उन वक्तों में पावर को माना जाता था। सबसे पहले दे स्टार्टेड फ्रॉम कूफा। इनकी जो कैपिटल था कूफा था और बाद में उन्होंने प्लान सिटी बगदाद जो है बगदाद को अपना कैपिटल के तौर पे प्लान किया और सेटल करना शुरू किया। और विद इन फ्यू ईयर्स दैट टाइम बगदाद बिकेम द लार्जेस्ट सिटी और इसका नाम शुरू में मदीनातुस्सलाम रखा, जिसका मतलब है सिटी ऑफ पीस। जब हम मैप देखते हैं उस पर हमें अब्बासी खलीफा का डिसीजन कि वो बगदाद को एक यानी एक नए सिटी को डेवलप करे एज ए कैपिटल, तो हम देखते हैं कि ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था। बिकॉज़ बगदाद की जो लोकेशन है, इफ़ यू लुक एट द मैप, बगदाद इज़ हेयर, तो इससे एक इस समहाउ इन द सेंटर और इससे फिर पूरी आप ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में मूवमेंट बहुत इजी हो जाती है, कम्युनिकेशन इजी हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि आज भी और उन वक्तों में भी गवर्नमेंट हैड टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर टेरिटरी, देयर एम्पायर और देयर गवर्नमेंट। तो उसके लिए कम्युनिकेशन फास्ट होना ज़रूरी है और अगर सेंटर में आप लोकेटेड होंगे तो आपके लिए कम्युनिकेट करना बहुत ईजी होगा। सो इससे हमें ये पता चलता है कि देवर वाइज रूलर्स। जो फेमस रूलर गुजरे हैं उनमें हारून रशीद और मामून रशीद बहुत मशहूर अब्बासी खलीफा गुजरे हैं। ऑल्दो और भी थे लेकिन ये दो जो है ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। इनमें जो हारून रशीद है वो जो अरेबियन नाइट्स एक फेरी एक सीरीज़ ऑफ टेल्स है, कहानियों का एक सिलसिला है, उसमें जो एक बादशाह है जो कि भेष बदल के अपने लोगों को लुक आफ्टर करने के लिए जाता है, देखता है उनके क्या हालात हैं, उनकी हालत को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वो जो बादशाह है ये कहा जाता है कि वो हारून रशीद के करैक्टर को ज़हन में रख के बनाया गया। इस तरह ये भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि जिन वक्तों में हारून रशीद वॉज द रूलर, तो यूरोप में अभी इस तरह इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, यूरोप बहुत पीछे था। एक यूरोपियन एम्परर ने उन्हें इम्प्रेस करने के लिए गिफ्ट भेजे जिसमें कि
ऐसी चीज़ें थी, वूल क्लॉक्स, स्पेनिश हॉर्सेस, हंटिंग डॉग्स। उसके जवाब में हारून रशीद ने उन्हें बहुत से गिफ्ट भेजे, जो उनमें से ख़ास तौर पे एक वाटर क्लॉक के जिसमें हर घंटे के बाद ब्रोंज बॉल गिरती थी एक बाउल में और गायब हो जाती थी। डोर्स ओपन होते थे ऑटोमेटिकली, उसमें से एक ब्रोंज बॉल निकलती थी आफ्टर 1 आवर, मीन्स 1 घंटा जब मुकम्मल हो गया तो एक बॉल गिरेगी बाउल में और फिर वो गायब भी हो जाती थी। एंड ही वॉज एस्टॉनिश टू लुक एट दिस द सोफिस्टिकेशन ऑफ द नॉलेज। ठीक है, सो जो हारून रशीद है उसके दौर में ना सिर्फ ये कि इल्म और जो नॉलेज है वो एक्सपेंड हुई, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ एरियाज़ पे जो है हमले करके उनको इस्लामिक एम्पायर में शामिल किया। इसमें हम इफ़ यू लुक एट द मैप तो हमें ये जो एरोज़ की निशान है दिस शो के यहाँ से बगदाद से सेंट्रली लोकेटेड थे, मुख्तलिफ तरफ उन्होंने अपने ट्रूप्स भेजे ताकि इस्लाम की जो तालीमात है दूर दूर तक पहुँचाई जाए। जो सबसे मशहूर अब्बासी हुक्मरानों का जो काम है, जो आज भी हम मुस्लिम जो हैं उसको मुस्लिम हिस्ट्री उसको याद करती है, और इनफैक्ट अब्बासी हुकूमत के ज़वाल के बाद मुसलमान जो है वो ज़वाल का शिकार हुए और आज तक जो है मुस्लिम सवाल का शिकार हैं और उस तरह रिवाइवल नहीं हो सका। जो अब्बासी थी उनकी क्या ख़ास बात थी? बेसिकली देयर लव फॉर द नॉलेज, देयर एप्रिसिएशन फॉर द नॉलेज, जिसके लिए उन्होंने ख़ास तौर पे हाउस ऑफ विजडम जो बगदाद में बड़ी बड़ी उन्होंने लाइब्रेरीज बनवाई, जिनमें हाउस ऑफ विजडम वॉज वेरी फेमस। हाउस ऑफ विजडम में बेसिकली हज़ारों बुक्स पूरी दुनिया से मंगवा के रखी गई थी। यहाँ पे स्कॉलर्स को इनवाइट किया जाता था, स्कॉलर्स आते थे, अपनी अपनी फील्ड के काम करते थे, दे वर हाईली पेड। उनको ना सिर्फ उनके रिसर्च वर्क के लिए पे किया जाता था, बल्कि उनके दूसरे एक्सपेंडिचर, जैसे अब हम सुनते हैं कि जैसे स्कॉलरशिप्स मिलते हैं कि जिसमें आपको आपकी स्टडी को स्पॉन्सर किया जाता है, आपकी तालीम के खर्चात और समटाइम्स आपके ज़ाती खर्चात भी आपको दिए जाते हैं ताकि आप अपनी जो है दूसरी ज़रूरियात की फ़िक्रों से आज़ाद होकर अपनी पढ़ाई को या आप जो रिसर्च कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उस पर फोकस कर सकें। तो यही काम उन लोगों ने किया और हाउस ऑफ विजडम उन वक्तों में पूरी दुनिया में मशहूर था। उसमें लोगों ने, मुस्लिम साइंटिस्ट ने, मुस्लिम जोग्राफर्स ने, मैथमेटिशियंस ने, एक्सप्लोरर्स ने ऐसे ऐसे काम किए जो कि आज मॉडर्न साइंस की बुनियाद बनी। तो इसमें हम डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हुनैन इब्न इसहाक, ही वॉज ट्रांसलेटर और उन्हें शेख ऑफ द ट्रांसलेटर कहा जाता था अरब में। शेख मीन्स हेड, चीफ। नंबर 1 हुनैन इब्न इसहाक। वैसे तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कुछ जो मशहूर बताए जाते हैं बुक्स में, उन्हें इब्ने इसहाक, इन्होंने पूरी दुनिया से मुख्तलिफ ज़ुबानों की जो वैल्यूएबल बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट किया और स्पेशली ग्रीक मेडिकल एंड साइंटिफिक वर्क को जो है ट्रांसलेट किया। उसके बाद अल-किंदी जो है ये भी हाउस ऑफ विजडम से अटैच थे। ठीक है, ये बसरा में पैदा हुए और उन्होंने बगदाद में तालीम हासिल की। इन्होंने मेडिसन, एस्ट्रोलॉजी, ऑप्टिक्स पे हज़ारों पेपर्स लिखे। His work in other fields including perfumes, swords, jewel, glass, dyes, zoology, tides, mirrors, meteorology means ये जो है मौसम का हाल बताने वाले जो है फील्ड, एंड अर्थक्वेक्स, इन सब पे इन्होंने काम किया।
डाई रंग कैसे किए जाते हैं, रंग कैसे बदले जा सकते हैं, कौन सा रंग किससे मिलेगा तो कौन सा नया रंग बनेगा। इसी तरह ये जो टाइड्स आती हैं समंदरों में कि क्या वजह है, ये किस वजह से आती हैं, इनका क्या इंटरवल होता है, ये किस कब ये कम होती हैं, कब ये हाई होती हैं, ये अलकुंदी का काम था। इसी तरह अलकुंदी का जो इम्पोर्टेंट काम है, इंडियन न्यूमेरल्स को जो इन्होंने इंक्लूड किया, इंडियन न्यूमेरल्स शामिल किया मैथमेटिक्स में। इसके अलावा इन्होंने ज़ीरो का इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल शुरू किया और ज़ीरो को आम किया। इससे पहले ज़ीरो का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं था। एंड अरेबिक वर्ड ऑफ द ज़ीरो इज सिफर, और अलकुंदी ने ही इसको यानी नाम दिया सिफर का, और इसी से यूरोपियंस ने भी जो है साइफर का वर्ड जो है वो बनाया। इस तरह बनु मूसा ब्रदर्स, ये हम हाउस ऑफ विस्डम जो कि लाइब्रेरी की आवासी खुलफा की, और उसमें उन्होंने पूरी दुनिया से स्कॉलर्स इकट्ठे किए हुए थे, और उसके बारे में अब वहाँ पे काम करने वाले जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं हम उनके बारे में बात करें। बनु मूसा ब्रदर्स, दे वर बेसिकली 3 ब्रदर्स, और उन्होंने मुख्तलिफ फील्ड्स पे काम किया। इन लोगों ने मिलके एक साल के बारे में बताया कि एक साल में 365 डेज एंड 6 आवर्स होते हैं, और ये वही नंबर ऑफ डेज एंड आवर्स हैं जो कि आज मॉडर्न कैलेंडर में भी हैं, यानी कि एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ डे की, ऑफ ईयर की बेसिकली। इस तरह इन्होंने इसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम ऑस्ट्रेबल था, और ये आज के कंप्यूटर से बहुत करीब था। इसके ज़रिए से वो मुख्तलिफ काम करते थे, जिस तरह ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आज हम इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ऑस्ट्रेबल था। सो ये जो ऑस्ट्रेबल था ये आज के कंप्यूटर से मिलता जुलता, इसका फंक्शन जो था कंप्यूटर से मिलता जुलता था, और इसका मेन पर्पस था जो आज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का है कि हम ग्लोब पे किसी की भी पोजीशन या किसी कंट्री की पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये जो डिवाइस था ये पोजीशन लोकेट कर सकता था, बट विद द हेल्प ऑफ द स्टार्स, ठीक है। और जो एक 19 से 16 सेंचुरी तक कोई भी शिप ऐसा नहीं होता था कि वो जाए ट्रैवल पे, सफ़र पे जाए और उसमें ये एस्ट्रेबल ना हो, क्योंकि वो उन्हें ज़रूरत होती थी कि वो फाइंड आउट कर सकें कि वो किस लोकेशन में जा रहे हैं, उन्होंने किस लोकेशन में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उन्होंने किस डायरेक्शन पे जाना है और वो कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेबल जो था ये बनु मूसा ब्रदर्स का काम था। इसके बाद है अल-ख्वारिज़मी। ख्वारिज़मी जो है फोर्थ वन में, ख्वारिज़मी हमारे बहुत मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिनका के काम ख़ास तौर पे अलजेब्रा में बहुत प्रोमिनेंट है। अल-ख्वारिज़मी मुस्लिम गोल्डन एज जो कि अब्बासी हुकूमत, अब्बासी दौरे खिलाफत को कहा जाता है, उसके सबसे नुमाया जो साइंटिस्ट थे उनमें से एक अल-ख्वारिज़मी थे। इन्होंने सबसे पहले ही यूज सिंबल्स, जो मैथ्स में इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होती हैं उसमें सिंबल्स यूज़ किए। जिस बुक में उन्होंने ये सिंबल्स बताए इसको अलजबर कहते हैं। इसकी वजह से दुनिया में एक नया सिस्टम ऑफ अलजबरा जो है वो हमें पता चला। सो अल-ख्वारिज़मी वाज द वन हु डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड, बेसिकली ही इन्वेंटेड अलजबरा, ठीक है। इसी तरह उन्होंने अ सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग सीक्वेंसेस ऑफ द इक्वेशन के इक्वेशन में किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होना है ये उन्होंने डेवलप किया और इसको
एलोगोरिथम जो हम कहते हैं वो भी है इन्होंने किया। और एलोगोरिथम बेसिकली ग्रीक लैटिन वर्ड है अल-ख्वारिज़मी के लिए, यानी अल-ख्वारिज़मी के नाम पे ये जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं एलोगोरिथम लॉगरिथम पढ़ते हैं, तो वो अल-ख्वारिज़मी ने ईजाद किया और लैटिन में ख्वारिज़मी को लॉगरिथम कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी के बहुत अच्छे जो एक्सपर्ट्स थे मैथमेटिशियंस एंड ज्योग्राफर्स, उनकी एक टीम बनाई गई और उन्होंने अल-ख्वारिज़मी ने उनको लीड किया टू फाइंड आउट कि इस्लामिक एम्पायर का एरिया कितना है और फिर अर्थ का सरकमफेरेंस जो कि आज भी बिल्कुल दुरुस्त है। यू नो कि अर्थ इज़ अ स्फीयर, ठीक है, तो उसका जो सरकमफेरेंस है यानी इसका जो घेराव है अर्थ का, वो जो है अल-ख्वारिज़मी ने एक टीम ऑफ मैथमेटिशियंस एंड ज्योग्राफर्स की मदद से फाइंड आउट किया था और वो आज भी दुरुस्त है। फिर हमारे और बहुत जो हाउस ऑफ विजडम में दूसरे मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उनमें से एक नाम इब्ने अल-हैथम, जिसे इब्ने अल-हैसम कहते हैं, बट फिफ्थ वन इब्ने अल-हैथम। इब्ने अल-हैथम भी दूसरे, जिस तरह कि हमने ये इब्ने इसहाक, बन मूसा, अल-कुंदी, अल-ख्वारिज़मी की तरह एक ग्रेट स्कॉलर थे फिज़िक्स के। इब्ने अल-हैथम फिज़िक्स में लाइट एंड ऑप्टिक्स, रोशनी और ये जो बसारत है, ये जो हम देखते हैं आँखों के हवाले से जो उनका काम है, वो बहुत प्रोमिनेंट है, इम्पोर्टेंट है। वो एस्ट्रोनॉमर भी थे, मीन्स ये स्टार्स और इसके इल्म भी उन्हें था। इन द अर्ली 19th सेंचुरी इब्ने अल-हैथम ने एक तरीका बताया कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं उनको हम कैसे वो स्टडी कर सकते हैं। मीन्स द मेथड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जिसे हम कह सकते हैं, या साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी कह सकते हैं, वो इब्ने अल-हैथम ने जो है दरियाफ्त किया और उसको आज भी मॉडर्न साइंटिफिक स्टडी में वो बुनियाद है रिसर्च की, स्टडी की। कि मतलब अगर हम कोई साइंटिफिक इशू या कोई मसला या कोई हम प्रॉब्लम जो है वो हम हल करना चाहते हैं, तो एक तरीका है पूरा साइंटिफिक स्टडी का कि सबसे पहले हम जैसे एक थ्योरी पेश करेंगे, उस थ्योरी को टेस्ट किया जाएगा, अगर एक्सपेरिमेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं तो उसको फिर एक स्टेटमेंट दी जाएगी, अगर नहीं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वो जो सारा साइंटिफिक मेथड है, तो वो इब्ने अल-हैथम जो थे उन्होंने सबसे पहले वो तरीका जो है वो डिफ़ाइन किया। सो नेक्स्ट इज़ अल-राज़ी। अल-राज़ी जो थे वो एक फिजिशियन थे, मतलब बीमारियों का इलाज करते थे और उन्होंने 200 बुक्स लिखी हैं मेडिकल पे, और जो उनकी बुक है उनकी ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज पेशेंट्स जो है उस पर वो बेस करती है, यानी अपने वो मुशाहिदात जो उन्होंने अपने मरीज़ों में ऑब्ज़र्व किए उस पर उन्होंने 200 बुक्स लिखी। और उनका जो इम्पोर्टेंट काम है वो स्मॉल पॉक्स एंड मीज़ल्स की बीमारियों की जो उन्होंने प्रिकॉशन, इलाज वगैरह जो बताया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो ना सिर्फ, और उन्होंने सबसे पहला बगदाद हॉस्पिटल जो है बगदाद में बनाया, दुनिया की तारीख का सबसे पहला हॉस्पिटल बगदाद में बनाया गया और वो अल-राज़ी ने बनाया था, जो कि तबीब भी थे, डॉक्टर भी थे। इसके अलावा वो मैथमेटिक्स में, फ़िलासफ़ी में और एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा जो है उनको इल्म यानी कि नॉलेज थी। बेसिकली ये जो हाउस ऑफ विजडम के जो स्कॉलर्स थे ना, वो किसी एक फील्ड के नहीं थे, ऑल्दो उनकी एक फील्ड ज़्यादा मशहूर हुई, लेकिन वो कई जो शोबे हैं मल्टी डायमेंशनल उनका काम होता था। और फिर अब्बासी एम्पायर है, ये 1258 में
इसका एंड हो गया जबकि हलाकू ख़ान ने हमला किया और हाउस ऑफ विज़डम को जला दिया गया, उसकी किताबों को जला दिया गया। और उसके बाद जब वो किताबें जला दी गई, उसके बाद मुस्लिम उम्मा, उसके साथ मुस्लिम उम्मा की आप समझे तरक्की भी जला दी गई और आज तक मुस्लिम उम्मा जो है वो उस नुकसान से अपने आप को रिकवर नहीं कर सकी। जब हम इस एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि अगर इफ़ यू वांट टू बी अ सुपर पावर तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नॉलेज और दूसरे नंबर पे है टॉलरेंस, कि आप टॉलरेट करें दूसरे कल्चर्स को, दूसरी ओपिनियंस को और उसको पार्ट बनाएं अपनी लाइफ का। और अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो उसे सीखें, क्योंकि हमारी इस्लामी तालीमात भी यही हैं कि जो इल्म है वो किसी की मीरास नहीं है, वो बल्कि सब इंसानों का मुश्तरका विरसा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।